एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारी वर्ल्ड मैप सीरीज़ का लेक्चर नंबर 1 है। इस पूरी सीरीज़ के अंदर हम वर्ल्ड की जितनी भी इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़, उनकी इम्पॉर्टेंट लोकेशंस, फिजिकल फीचर्स, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ओशन करंट्स, इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट्स, बेज, वाटर बॉडीज़, जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जिनके बारे में किसी भी इधर टेक इट यूपीएससी का एग्ज़ाम जो आपको प्रीलिम्स में, मेंस में, इनफैक्ट ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी हेल्प करेगा, या फिर अगर आप किसी भी स्टेट सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये पूरा सीरीज़ बहुत हेल्पफुल होगा। मैप में से हमेशा बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अगर आपको मैपिंग का थोड़ा आइडिया है और अगर आप थोड़ा ध्यान से अगर इन लेक्चर सीरीज़ को देखते हैं और रिवाइज करते हैं तो आप बहुत एक्यूरेटली उन क्वेश्चंस को सही टिक कर सकते हैं और आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम संतोष है और मैं CSE 2018 की सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। तो ये इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर, इससे पहले कि हम मैपिंग पे जाएं, हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे जो कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस हैं वो कैसे इवॉल्व हुए हैं। सीधा जब अर्थ बनी थी तब सीधे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस नहीं थे, तो किस तरीके से उनका फॉर्मेशन हुआ है, उनकी जो आज करंट लोकेशन है वो वहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, एंड देन लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। इस तरह की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम इस वाले लेक्चर में देखेंगे जो हमें मैपिंग को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करने में काम आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। इस लेक्चर में जैसे कि मैंने बताया कि हम फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, कॉन्टिनेंट एंड ओशन की स्टडी करेंगे। देन वी विल सी कि टेक्टोनिक प्लेट्स का क्या रोल है। नाउ टेक्टोनिक प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम ये देखें कि अर्थक्वेक्स कैसे बनते हैं और किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे ही वोल्केनोज क्यों इरप्ट हो रहे हैं या फिर अर्थक्वेक्स क्यों आ रहे हैं, तो उसके लिए टेक्टोनिक प्लेट का थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन वी विल ऑल्सो स्टडी कि जो हमारा लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स हैं, जो आप अगर किसी भी ग्लोब पे देखते हो या किसी भी मैप पे देखते हो तो आपको ऐसी क्रिस क्रॉस की लाइन दिखती होगी, इनको लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। तो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये होती कैसे हैं, इनको हम स्टडी कैसे करते हैं, ये सब देखेंगे। एंड वी विल ऑल्सो सी एन ओवरव्यू ऑफ द कोर्स कि बाकी के जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनमें हम किस तरीके से पूरा वर्ल्ड मैप कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अर्थ से कि अर्थ जो है वो कैसे बनी और आज जो करंट अर्थ जिस पे हम रह रहे हैं वो किस तरीके से इवॉल्व हुई है। तो सबसे पहले जब अर्थ बनी थी अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, तो उस वक्त अर्थ एक जलता हुआ आग का गोला थी। इसके अंदर जो भी रॉक या मटेरियल था वो बिल्कुल एकदम लावा की तरह उबलता हुआ था और ये एक बहुत ही वॉलेटाइल स्टेज में थी। तो ये चीज़ आप बहुत इजीली रिलेट कर सकते हो डेली लाइफ से भी। जैसे कि अगर हम पानी उबालते हैं या हम दूध उबालते हैं तो आपने देखा होगा कि जो गर्म भाप होती है वो हमेशा ऊपर उठ जाती है। गर्म चीज़ हमेशा ऊपर उठती है तो नीचे यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर देती है, मतलब यहाँ पे इतना डेंस नहीं रहता है। तो उसकी वजह से अगर ये सेम एग्जांपल हम अर्थ पे अप्लाई करें तो हम क्या देखते हैं कि क्योंकि ये बहुत ही हॉट बर्निंग लावा का एक स्पेयर था, तो इसकी वजह से यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, बहुत ही थिन, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल एटमॉस्फेयर था। लेकिन स्लोली विद टाइम जैसे अर्थ ठंडा होना स्टार्ट हुई तो अर्थ का जो डेंसिटी है और टेम्परेचर है दोनों चेंज होते गए। टेम्परेचर ऊपर का कम होता गया, मतलब उबलना कम हो गया, और डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती गई और कंसोलिडेशन ऑफ मटेरियल स्टार्ट हुआ। कंसोलिडेशन ऑफ मटेरियल से हम क्या समझते हैं कि जैसे हमने एक बीकर लिया, ऐसे समझिए कि हमने एक बीकर लिया और हमने इसमें डिफरेंट डेंसिटी, हमने इसमें 3 डेंसिटी का मटेरियल लिया, A, B एंड C, जिसमें जो A है इसका मैक्सिमम डेंसिटी है और जो C है इसका मिनिमम डेंसिटी है, और हमने इन तीनों मटेरियल्स को इसमें डाला। तो हम क्या देखते हैं कि जो सबसे हेवी डेंसिटी का मटेरियल था A, वो नीचे आके जम गया। उसके ऊपर जो B था जिसका डेंसिटी A से कम लेकिन C से ज़्यादा था, वो A के ऊपर आके लेयर बना लिया, और उसके बाद में C जिसका डेंसिटी सबसे कम था वो सबसे ऊपर की लेयर में हो गया। इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन या फिर प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंट डेंसिटी के हिसाब से मटेरियल इसमें आराम से सिंक होना स्टार्ट हो गया।
तो बिल्कुल यही प्रोसेस अर्थ में हुआ, और अर्थ में जो हेवी मटेरियल थे वो हेवी मटेरियल अर्थ के सेंटर में सिंक होना स्टार्ट हो गए, और जो लाइटर मटेरियल थे वो ऊपर सरफेस में बनना स्टार्ट हो गए। ऐसे समझो कि जैसे हमने एक बर्तन में दूध गर्म करा, जब ये दूध ठंडा हो गया तो ऊपर एक मलाई का लेयर जम गया, तो ये जो मलाई का लेयर जमा ये लाइटेस्ट डेंसिटी का मटेरियल था, जिसे हम सियाल या सीमा भी बोलते हैं। और जो डेंसर मटेरियल था वो सेंटर में हो गया, जैसे कि हमारा फेरस हो गया और हमारा निकल हो गया, जिससे हमारा अर्थ का कोर बना हुआ है। तो इसी प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन की वजह से आज हम जो अर्थ का स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसमें हमारा क्रस्ट, मेंटल और कोर है, वो फॉर्म हुआ। तो इस तरीके से पूरा अर्थ का फॉर्मेशन है। हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं सो आपको इजीली विजिबल हो जाए। तो हम क्या देखते हैं कि सबसे ऊपर वाला जो हमारा एरिया है जहाँ पे हम रहते हैं उसको बोलते हैं क्रस्ट। क्रस्ट में कौन से एरियाज आते हैं? हमारा कॉन्टिनेंट आएगा और हमारे ओशियंस आते हैं। उसके बाद आता है मेंटल। उस क्रस्ट के नीचे का एरिया, ये जो आपको थिकेस्ट एरिया दिख रहा है, ये होता है मेंटल का एरिया। और नीचे जो आपको बिल्कुल सेंटर में ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं कोर। कोर जो है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा है हमने, आउटर कोर एंड इनर कोर। क्यों? क्योंकि जो इनर कोर है ये पूरी मोल्टन होती है, इनर कोर मोल्टन है। अच्छा, एक बात मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गई, आप प्लीज जब ये लेक्चर या जब आप पूरा वीडियो सीरीज सुने तो प्लीज अपनी नोटबुक अपने साथ में लेके बैठना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डिटेल्स मैं आपको बताऊं आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए, आपको रिविजन में बहुत हेल्प करेगा। तो आई होप अभी भी आप अपनी नोटबुक लेके बैठे होंगे, तो उसमें आप नोट कर लीजिए कि जो हमारा इनर कोर होता है ये मोल्टन लावा होता है, मोल्टन होती है पूरी की पूरी। और ये जो है वो मेनली फेरस और निकल से बनी हुई होती है, इसे निफे बोलते हैं, निकल एंड फेरस से बनी हुई होती है। और ये बहुत हाई डेंसिटी में होता है और टेम्परेचर भी इसका बहुत हाई होता है। तो ये हमारा अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर क्रस्ट, मेंटल और कोर का पार्ट होता है। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस की। मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था कि जैसे अगर हम किसी बर्तन में दूध गर्म करके ठंडा करते हैं तो ऊपर एक मलाई की परत सी जम जाती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब अर्थ ठंडी हो गई तो ऊपर जो मटेरियल आया था, जो लाइटर डेंसिटी का था, उसने ठंडा होके मलाई की तरह एक परत जमा ली। तो वो परत अलग अलग कैसे बिखरी और कैसे आज हम जो जितने कॉन्टिनेंट्स देखते हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स, और जो ओशंस देखते हैं, वो सब कैसे फॉर्म हुए, उसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरीज दी। तो उनमें से एक थ्योरी था एल्फ्रेड वेगनर का। जो एल्फ्रेड वेगनर थे, इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का थ्योरी दिया। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं। मतलब ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है कि दूर जा रहे हैं, ड्रिफ्टिंग हो रही है उनकी। तो इन्होंने क्या बताया कि जो कॉन्टिनेंट और ओशंस बने हैं वो पहले सिर्फ एक ही हुआ करता था। इन्होंने बोला कि पहले पेंजिया नाम का एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था। मतलब ये मलाई की सिर्फ एक ही लेयर थी, कुछ टूटा नहीं था इसके अंदर, और बाकी उसके चारों ओर जो पानी था उसे हमने मेगा ओशन नाम दिया और बोला कि उसको पेंथेलासा बोलते हैं। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। सुपर कॉन्टिनेंट को नाम दिया पेंजिया और मेगा ओशन को नाम दिया पेंथेलासा। तो फिर इन्होंने बोला कि अराउंड 200 मिलियन साल पहले जो हमारा सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया था ये स्प्लिट होना स्टार्ट हो गया। तो इसके लिए उन्होंने 2 फोर्सेस बताए। एक तो इन्होंने बोला कि हमारा जो पोल फ्लिंग फोर्स है वो काम करता है। पोल फ्लिंग फोर्स का क्या मतलब होता है, जैसे समझो ये अर्थ है और इन्होंने बनाया कि ये हमारा जो है ये पेंजिया है। तो इन्होंने बोला कि जो हमारा नॉर्थ और साउथ पोल है ये अपनी तरफ इनको अट्रैक्ट कर रहा है, इसकी तरफ ये जा रहे हैं। तो इसकी वजह से ये जो हमारा वन सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया था ये ब्रेक होना स्टार्ट हो गया। और दूसरा इन्होंने बताया टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स आपको पता है क्या होता है? अर्थ और मून की ग्रेविटेशनल की वजह से जो फोर्स बनता है उसे बोलते हैं टाइडल फोर्स। तो टाइडल फोर्स इन्होंने दूसरा बताया कि टाइडल फोर्स की वजह से ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये अपने जो है ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। तो इन्होंने 2 फोर्स बताए थे। तो इन्होंने क्या बोला कि जब पेंजिया था हमारा वो टूट गया और वो 2 भागों में बंट गया, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के अंदर। बिल्कुल, जो लॉरेशिया है वो नॉर्थ साइड में मूव करने लगा और जो गोंडवाना है वो साउथ साइड में मूव करने लगा, साउथ पोल की तरफ।
और इसी तरीके से ये फोर्सेस इन पे काम करते गए और आगे चल के जो लॉरेशिया था ये नॉर्थ अमेरिका में और यूरेशिया में टूट गया, और जो हमारा गोंडवाना लैंड था ये हमारा साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में और इंडिया का जो छोटा सा जो सदर्न पार्ट है, जो अभी हम आगे देखेंगे, इंडिया का जो डेक्कन वाला पार्ट है जिसे आपने सुना होगा कि गोंडवाना भी बोलते हैं, जिसे उस पार्ट में डिवाइड हो गया। तो उसके बाद हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशंस आज की प्रेजेंट सिचुएशन में बने हुए हैं। इस तरीके से देखो, जब अर्थ ठंडी हो गई तो बिल्कुल एक ही सुपर कॉन्टिनेंट बना जिसका नाम हमने दिया पेंजिया। अगर आप इसे ठीक से देखोगे तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो पोर्शन है ये देखो नॉर्थ अमेरिका बना होगा, एंड देन दिस, अगर आप इसे सीधा करो, इसे यहाँ पे लेके आए तो ये वाला पोर्शन आपको रशिया का दिखेगा, और ये हमारा यूरेशिया। यूरेशिया हम किसको बोलते हैं? यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट दोनों को मिला के जो कॉन्टिनेंट है, एक पूरी प्लेट है, उसको बोलते हैं यूरेशिया। एंड देन यहाँ पे आपको देखो ये अफ्रीका दिख रहा होगा, आपको ये बिल्कुल अफ्रीका जैसी शेप दिख रही होगी, तो ये हमारा बना अफ्रीका। एंड देन सी दिस वन, ये आपको क्या साउथ अमेरिका जैसा दिख रहा होगा। देन ये हमारा बना अंटार्कटिका, ये हमारा बना ऑस्ट्रेलिया, और ये वाला छोटा सा पोर्शन दिख रहा है ये बिल्कुल यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पे गया और यूरेशिया की प्लेट से टकराया, और ये हमारा इंडिया का पोर्शन है। तो ये थी सिचुएशन अराउंड 200 मिलियन साल पहले की। उसके बाद क्या हुआ, तो देखो इस तरीके से ये पोल फ्लिंग फोर्स हमने बताया था कि नॉर्थ एंड साउथ में था, और ईस्ट एंड वेस्ट में हमारा टाइडल फोर्स भी था, तो उसकी वजह से ये मूव होना स्टार्ट हुआ। तो ये देखो 2 भाग में टूट गया, लॉरेशिया एंड गोंडवाना। लॉरेशिया में कौन से बन गए हमारे? नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया, और इसमें ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया का डेक्कन वाला पार्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। देन अगेन फोर्सेस इस पे काम करते रहे, और अराउंड 100 मिलियन ईयर अगो ये फिर से एक दूसरे से दूर होते गए। ये देखो ड्रिफ्ट हो रहे हैं, इसीलिए इसको नाम दिया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कि ये कॉन्टिनेंट जो है एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। एंड देन टुडे दिस इज हाउ अवर अर्थ लुक्स लाइक। तो जो एक कॉन्टिनेंट था पेंजिया, ये टूट के इसमें कन्वर्ट हो गया। तो दिस वाज द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। लेकिन उसके बाद कुछ क्वेश्चंस अराइज होना स्टार्ट हुए कि जैसे कि कुछ ही पर्टिकुलर लोकेशंस हैं, सिर्फ उन्हीं पे हम लोगों को वॉल्केनोज क्यों मिलते हैं, और ये मतलब इन्होंने जो 2 फोर्सेस बताए थे, पोल फ्लिंग फोर्स और टाइडल फोर्स, तो आगे वाले जो साइंटिस्ट आए उन्होंने बोला कि ये दोनों फोर्सेस बहुत वीक हैं, इतने वीक हैं कि ये इतने कॉन्टिनेंट्स को मूव नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद में हेरी हेस करके एक सर आए थे। हेरी हेस सर ने क्या बोला, उन्होंने फिर रिसर्च करना स्टार्ट करा। तो उन्होंने एक थ्योरी दिया प्लेट टेक्टोनिक का। उन्होंने जो ओशियन था, ओशियन का जो सी फ्लोर है, ऐसे समझो कि ऊपर कॉन्टिनेंट आ गया, एंड देन ये वाला जो है हम नीचे बनाते हैं इसे, ये माउंटेन हो गया और ये ओशन फ्लोर हो गया, एंड देन दिस ऑल्सो माउंटेन। तो इन्होंने अब क्या बताया, इन्होंने देखा कि ओशन के बीच में ना ऐसे माउंटेन्स बने हुए हैं पूरे। तो इन्होंने सोचा कि चलो इनकी कार्बन डेटिंग करते हैं। जब इन्होंने कार्बन डेटिंग करा तो इन्होंने क्या पाया कि इस माउंटेन के बिल्कुल पास में जो है वो न्यूएस्ट सरफेस है, और जितना हम दूर जाते जाएंगे उतना ये जो सरफेस है ये ओल्ड होता जाएगा। तो हेरी हेस सर ने सोचा कि जब सारी चीज़ें एक ही टाइम पे बनी है, जब पूरा पेंजिया एक ही टाइम पे बना था, तो कार्बन डेटिंग में न्यू एंड ओल्ड नहीं आना चाहिए। तो फिर उन्होंने नया कॉन्सेप्ट देखा कि ये जो सरफेस है अर्थ का, ये जनरेट होता रहता है, प्रोड्यूस होता रहता है और डिस्ट्रॉय होता रहता है। मतलब ऐसे समझो कि अंदर अर्थ की एक साइकिल चलता है जिसमें नई सरफेस जो मोल्टन लावा या रॉक्स हैं उनके थ्रू प्रोड्यूस होती है, फिर जो पुरानी सरफेस है वो नीचे जाके मेल्ट हो जाती है। तो इट्स लाइक ए साइकिल इनसाइड द अर्थ। तो इस तरीके से इन्होंने टेक्टोनिक प्लेट का थ्योरी दिया और बोला कि जो अर्थ है वो डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड है। जो हमारा लिथोस्फेयर है ये मेजर और माइनर प्लेट्स में डिवाइडेड है, और ये मेजर और माइनर जो प्लेट्स हैं वो अर्थ का जो इनर लेयर है, जो हमारा मेंटल एस्थेनोस्फेयर है, एस्थेनोस्फेयर इज ए पार्ट ऑफ द मेंटल, उसके ऊपर ये फ्लोट करता है। तो ये इन्होंने प्लेट टेक्टोनिक का थ्योरी दिया, और इन्होंने बताया, ये तो देखो हम बहुत जनरली भी सोच सकते हैं कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें हम लोगों को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा रेदर देन दी ओशियंस टू गो टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि ओशियंस ऑलरेडी डीप होते हैं।
अगर हम जैसे कॉन्टिनेंट्स के अंदर क्योंकि बहुत सारे फिजिकल फीचर्स होते हैं तो उसकी वजह से जो कॉन्टिनेंट्स होता है उसमें उसकी थिकनेस अराउंड 200 किलोमीटर्स होती है, रेदर जो ओशंस होते हैं उनकी थिकनेस 5 to 200 किलोमीटर्स होती है। जब इन्होंने हैरी हेस ने टेक्टोनिक प्लेट का कॉन्सेप्ट दिया तो उसके साथ हमें बहुत सारी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स भी समझ आ गए, जैसे कि अर्थक्वेक जो है वो हर जगह पे अर्थक्वेक नहीं आता है। हम सुनते हैं कि कुछ जगह है जैसे हिमालय है वो अर्थक्वेक प्रोन है, लेकिन जो डिजर्ट एरिया है वो इतना अर्थक्वेक प्रोन नहीं है। तो ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ गए कि कुछ ही माउंटेन्स हैं उनमें वॉल्केनिक इरप्शंस इतना फ्रीक्वेंटली क्यों होते हैं, कुछ में बिल्कुल नहीं होते हैं। देन हम देखते हैं कि यंग फोल्ड माउंटेन्स बने हुए हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ओशनिक ट्रेंचेस हैं वो कैसे बनी है, ये सब कॉन्सेप्ट टेक्टोनिक थ्योरी से समझ में आने लग गए। हम एक बार डायग्राम से देखते हैं कि टेक्टोनिक थ्योरी कैसे वर्क करती है। हम अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर देख चुके हैं कि ऊपर का हमारा लिथोस्फेयर होता है, ये हमारा मेंटल है, एंड देन वी हैव द इनर एंड आउटर कोर। तो इन्होंने क्या बोला हैरी हेस ने कि अंदर की जो थर्मल एनर्जी है और जो हमारी रेजिड्यूल एनर्जी बची हुई है, कि अर्थ जब ठंडा हो गया तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ठंडा हो गया, अंदर इसके रेजिड्यूल एनर्जी बची हुई है। तो उसकी वजह से अंदर की जितनी भी रॉक्स वगैरह हैं वो ऊपर ऐसे फ्रिक्शन से और अंदर की ऐसे गर्मी से मेल्ट हो जाती है, और ये लावा जहाँ पे भी इसको कोई भी फॉल्ट या फ्रैक्चर दिखता है या कोई भी वीक लेयर दिखता है वहाँ से ये निकलना स्टार्ट हो जाता है और ये वोल्केनिक माउंटेन बिल्ड करना स्टार्ट करता है। अभी देखो अर्थ का जो सरफेस एरिया है वो तो बराबर है, अर्थ ना छोटी हुई है ना बड़ी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं पे कोई नई सरफेस जनरेट हो रही है तो कहीं पे कोई सरफेस डिस्ट्रॉय होगी तभी ये एरिया मेंटेन रहेगा। तो इसी तरीके से जब यहाँ पे जनरेट हो रहा है, जब यहाँ पे नई सरफेस प्रोड्यूस हो रही है तो ये वाली प्लेट आगे मूव होती है, और जहाँ पे भी दो प्लेट्स मिलती हैं, ये एक दूसरी प्लेट है, कंसीडर दिस प्लेट ए और ये है प्लेट बी, इसको हम प्लेट A1 मान लेते हैं, दोनों डिफरेंट प्लेट्स हैं। तो उसकी वजह से जब प्लेट बी और ए टकराती है तो जो हैवियर डेंसिटी की होती है वो नीचे सबडक्शन में चली जाती है, मतलब अर्थ के नीचे चली जाती है, क्योंकि हम देखते हैं, हमें पता है कि ओशनिक प्लेट है, इसका डेंसिटी हैवी होता है, तो ये नीचे सबडक्शन में चली जाती है और ये वापस यहाँ पे रिसाइकल होके ऊपर आते हैं। और ये जो पूरा साइकिल बनता है इसको बोलते हैं कन्वेक्शन सेल। ठीक है, ऊपर जाता है तो ये हॉट होता है और ये नीचे आके फिर कोल्ड हो जाता है। और इसी प्रोसेस में क्या होता है कि जब ये जो प्लेट है ये सबडक्शन में नीचे जाती है तो ये यहाँ से इसको जहाँ पे भी फॉल्ट या फ्रैक्चर या वीक सरफेस एरिया दिखता है वहाँ से इसका जो मोल्टन लावा होता है वो एज ए वॉल्केनो इरप्ट होता है। तो यहाँ पे हमें वॉल्केनोज के जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, जैसे कि हमारा रॉकीज है नॉर्थ अमेरिका, हमारा एंडीज हो गया साउथ अमेरिका का, ये सब के सब फोल्ड माउंटेन के, वोल्केनिक फोल्ड माउंटेन के एग्जांपल्स हैं। ये देखो फिर से यहाँ से ये जो मैग्मा है निकला, यहाँ पे ये ओशनिक रिज बन गई। अगर आपने सुना होगा तो अटलांटिक मिड ओशनिक रिज है एक, अगर आप किसी भी ग्लोब में देखोगे और अटलांटिक ओशन का अगर फ्लोर देखते हो तो आपको एक ऐसे बिल्कुल सांप की तरह बनी हुई एक रिज दिखाई देगी। तो इस तरह की रिज बन जाती है और ये ओशन का जो प्लेट है ये नीचे सबडक्शन में चला गया है। तो इस तरीके से काम करता है टेक्टोनिक प्लेट का थ्योरी। जब हम बात कर रहे हैं टेक्टोनिक प्लेट का तो हमें पता होना चाहिए कि जब दो तरह की प्लेट्स आपस में किस तरीके से मूव कर सकती है। तो पहला है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से दूर जाना। जो प्लेट ए और बी है वो एक दूसरे से दूर जाती है। जब दूर जाएंगी तो मतलब क्या आएगी, नीचे से यहाँ पे कुछ स्पेस मिलेगा, इसको फॉल्ट एंड फ्रैक्चर मिलेगा, तो अंदर वाला जो गर्म लावा है वो बाहर आके नई सरफेस जनरेट करेगा। तो इट जनरेट्स ए न्यू सरफेस, प्रोडक्शन होता है इसमें। सेकंड होती है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि एक दूसरे से टकराना। इसमें जो प्लेट ए और बी होती है वो एक दूसरे से टकराती हैं। टकराने की वजह से ये जो कॉलिजन है, कॉलिजन की वजह से जो हेवियर प्लेट होती है वो नीचे सबडक्शन में चले जाते हैं, उसको बोलते हैं सबडक्शन जोन। अभी ये जो कॉलिजन हो रहा है ये किन्हीं दो प्लेट्स के बीच में हो सकता है। ओशनिक प्लेट्स हो सकती हैं, दो कॉन्टिनेंटल हो सकती है, या फिर ओशनिक या कॉन्टिनेंटल हो सकती है। एंड द थर्ड टाइप इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होता है कि जो प्लेट ए और बी है ये एक दूसरे के स्लाइड पास्ट होती है।
ना तो प्रोडक्शन हो रहा है इसमें, ना तो कोई नया क्रस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ना ही कोई क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है। बस दो प्लेट्स आपस में स्लिप होके एक दूसरे के पास से निकल जा रही हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। एक बार डायग्राम में देखते हैं। पहले हमने डाइवर्जेंट देखा था, सी डाइवर्जेंट में दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं। देन कन्वर्जेंट में दोनों प्लेट्स एक दूसरे के पास आ रही हैं और जो हेवियर प्लेट है वो सबडक्ट हो रही है। एंड देन ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के अंदर दोनों एक दूसरे के पास से स्लिप होके निकल रही हैं, इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। आपको ये ध्यान रखना है, आगे जब हम माउंटेन्स पढ़ेंगे या फिर जब हम ट्रेंचेस भी पढ़ेंगे तो ये वाले कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। अब जब हम बात करते हैं कि जो मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं अर्थ की वो कितनी हैं, देयर आर 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स। कौन सी? अंटार्कटिका की। हम इसका डायग्राम भी देखेंगे। And then we have the South American plate, and when we have the Pacific plate, and इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का। देखो इंडिया का जो प्लेट है वो यूरेशिया के प्लेट के साथ नहीं है, इंडिया का जो प्लेट है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ है। एंड देन वी हैव द अफ्रीकन प्लेट। डायग्राम में आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सी दिस इज द यूरेशियन प्लेट और ये इंडिया का प्लेट है, दिस इज इंडिया। और इंडिया का जो है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ आता है। हमने देखा था क्यों, क्योंकि ये जो है ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था और यूरेशिया लोरेशिया का पार्ट था। उसके बाद में हम देखा कि नॉर्थ अमेरिका वाली प्लेट है, इसके अंदर अटलांटिक ओशन का भी छोटा सा पार्ट आता है। एंड देन यूरेशियन प्लेट अटलांटिक ओशन तक फैली हुई है। एंड देन वी हैव दिस अफ्रीकन प्लेट एंड देन साउथ अमेरिकन प्लेट और अटलांटिक प्लेट एंड पैसिफिक प्लेट। अभी आपको इसमें और भी नाम दिखेंगे कौन कौन से हैं, जैसे फिलीपींस हो गया, जुआन द फुका हो गया, कोको प्लेट हो गया, नाजका प्लेट हो गया। तो ये जो सारे प्लेट्स हैं इनको माइनर प्लेट्स बोलते हैं, इनको होता है माइनर प्लेट्स और इनका बहुत मेजर रोल होता है। तो इनके बारे में भी हम जैसे जैसे हमारे कोई फिजिकल फीचर्स आते जाएंगे जो इनकी वजह से बने हुए हैं, हम इसके बारे में स्टडी करते जाएंगे। अब हम बात करते हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की। अच्छा, एक ये इसमें कॉन्सेप्ट देखिए कि ये जो आपको लाइट ब्लू कलर दिख रहा है इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट हमने क्या पढ़ा था कि दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं। पूरा सिर्फ इस पे फोकस करना एक बार, ये वाला जो एरिया है, फोकस ऑन दिस एरिया, इससे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जब ये यहाँ पे एक दूसरे से दूर जा रही है तो कहीं पे जाके तो ये अंदर भी जाएंगी, सबडक्ट भी होंगी। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो एरिया है कन्वर्जेंट का, और कन्वर्जेंट हमने क्या बताया था कि दोनों प्लेट्स एक दूसरे के पास आ रही हैं। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ये डाइवर्जेंट हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, तो यहाँ पे ये कन्वर्ज भी हो रही है। ये देखो, आपको समझ में आया पूरा साइकिल। अगर एक जगह पे दूर जा रही है तो दूसरी जगह पे वो कोलाइड भी करेगी। तो इस तरीके से ये पूरा डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट का साथ साथ में चलता है। अब हम स्टडी करते हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की। पहले सबसे देखते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का हमें ज़रूरत क्यों है। अगर आपसे एग्जैक्टली पूछा जाए कि आपका अभी लोकेशन क्या है, तो आप अपनी सिटी का नाम दे देंगे। हो सकता है कि आप अपनी डिस्ट्रिक्ट का, अपनी कॉलोनी का, अपनी गली का या अपने घर का नंबर दे दें। लेकिन इस तरीके से जो अमेरिका में या जो स्पेन में कोई बैठा है उसको आपका लोकेशन समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उससे अपना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताते हैं कि मैं 76.40 नॉर्थ एंड 108.10 डिग्री ईस्ट पे लोकेटेड हूँ, तो वो आपका एग्जैक्ट लोकेशन, लाइक पिन पॉइंट लोकेशन जो होता है वो फाइंड कर लेगा। ये हम जीपीएस में यूज़ करते हैं बहुत बार। अगर हमें देखना है कि हमारे पास में मैकडी कौन सा है, हमारे पास में कौन सा पिज़्ज़ा हट है, तो जस्ट वी गूगल इट और वो जो नियरेस्ट होता है वो किसके थ्रू फाइंड करता है, वो हमारे जीपीएस लोकेशन, हमारे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वजह से हमारा नियरेस्ट लोकेशन या हमारा खुद का लोकेशन फाइंड आउट करता है। तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड अर्थ की किसी भी पॉइंट पे लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कोई रियल लाइंस नहीं होती हैं, ये इमेजिनरी ग्रिड बनाई हुई है ताकि हम ग्लोब में, पूरी अर्थ पे कहीं पे भी लोकेशन फाइंड कर सकें। तो जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो नॉर्थ से साउथ चलते, जो आपको ऐसे लंबे गिरी हुई लाइनें दिखती है इक्वेटर के चारों ओर, उनको बोलते हैं लैटिट्यूड्स। जो लेटी हुई है उनको बोलते हैं लैटिट्यूड्स। ये लैटिट्यूड्स जो है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं और 0 डिग्री इसका इक्वेटर होता है। इसके बारे में अभी डिटेल में भी देखेंगे। एंड देन वी हैव द लॉन्गिट्यूड्स, जो लंबे लंबे खड़े रहते हैं उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। यहाँ पे इनको मेरिडियंस भी बोलते हैं हम। ये क्या होती है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ रन करती हैं, और जो 0 डिग्री होता है इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं हम।
पहले हम लॉन्गिट्यूड के बारे में देखते हैं। ये वाली जो आपको खड़ी हुई लाइनें दिख रही है इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। आप देखो कि ये नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल पे आ रही है। आप इसको अपने एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, जैसे आप एक कोई भी क्रिकेट का बॉल लीजिए या फुटबॉल कुछ भी लीजिए, और अगर आप उस पर किसी ऊन या धागे से लपेटना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आप खुद उसमें से लैटिट्यूड्स बना सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपने फिर क्या देखा कि सारी की सारी जो लाइन्स है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मिल रही हैं। तो आप देखो कि ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर के पास इन लाइंस के बीच में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है, और जैसे ही ये पोल के पास जाती है इनका डिस्टेंस 0 हो जाता है। ठीक है, सो सी व्हाट इट इज सेइंग कि जैसे ही वो इक्वेटर पे है सबसे दूर है, लेकिन जैसे ही पोल पे जाती है उनके बीच का डिस्टेंस बिल्कुल कम होना स्टार्ट हो जाता है। और इसमें हमारा जो 0 डिग्री का प्राइम मेरिडियन होता है उसको हम ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं। जो 0 डिग्री का ये है इसे प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच लाइन बोलते हैं। यहाँ से हम टाइम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी अगर सारे नेशंस अपना अपना टाइम बना लेंगे तो एक सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहेगा पूरे अर्थ की टाइमिंग में। तो हमने टाइमिंग का जोन बनाया और हम जो 0 डिग्री है इसको बोलते हैं कि यहाँ पे अभी 0 बजा है। उसके बाद में जैसे ही हम वेस्ट की तरफ जाते हैं हम इसे प्लस में कंसिडर करते हैं, और जब हम ईस्ट की तरफ जाते हैं हम इसे माइनस में कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इंडिया है वो 5.30 प्लस पे है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे रात के 12 बजे हैं तो हमारे यहाँ पे सुबह के 5:30 बजेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो ये होता है लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। लेट्स कम टू द लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स मतलब जो हमारी इक्वेटर के पैरेलल लाइंस चल रही हैं। अभी आप देखो कि आप ये एक्सपेरिमेंट खुद भी करके देख सकते हो कि अभी बॉल पे हमें इस तरीके से लाइंस लगानी है गोल। तो गोल जब लाइन लगाते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ही हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं इसका जो एरिया है वो कम होता जा रहा है। यहाँ पे जो है ये सबसे बड़ा सर्किल है, और ये यहाँ पे जो नॉर्थ पे है वो सबसे छोटा सर्किल है। तो जैसे ही अर्थ नॉर्थ पोल की तरफ मूव करते हैं लैटिट्यूड्स का सर्कल एरिया कम होता जाता है, और जो 0 डिग्री है ये लार्जेस्ट सर्कल में आता है। ठीक है, और ये जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ रन करता है। अगर हम आप इसे से समझो कि जो हमारा ऐसे ग्लोब था उसको हमने यहाँ पे काटा, बिल्कुल यहाँ से खोल दिया हमने उसे, और हमने उसे इस तरीके से स्प्रेड कर दिया है। तो ये वाली जो यहाँ पे लाइंस थी जो हमें ऐसे दिख रही थी हमारी लैटिट्यूड्स की, वो लैटिट्यूड्स की लाइन अभी ऐसी सीधी हो गई है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इस मैप को खोल दिया है। तो अभी हम क्या देखते हैं कि जो 0 डिग्री है हमारा ग्रीनविच वाला एरिया वो यहाँ से निकल रहा है, एंड देन वी हैव द ईस्ट एंड वेस्ट। सॉरी, हम इसको 180 डिग्री से देखते हैं, देन वी सी द वेस्ट एंड द ईस्ट एरिया। तो और ये जो 180 डिग्री से निकलती है इसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। यहाँ से डेट चेंज हो जाती है इसलिए इसको इंटरनेशनल, मतलब अगर जैसे आपने इसको एक क्रॉस करा तो इधर आप एक दिन गेन कर लोगे या फिर एक दिन लूज कर लोगे। अभी हमें जैसे किसी भी पॉइंट का लोकेशन फाइंड आउट करना है, जैसे आई से कि इस पॉइंट का लोकेशन बताइए मुझे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे कि अच्छा लैटिट्यूड कितना है 60 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे लॉन्गिट्यूड कितना है 120 डिग्री ईस्ट। तो हम हमारा लोकेशन क्या बताएंगे 60 डिग्री नॉर्थ एंड 120 डिग्री ईस्ट। इसी तरीके से आप किसी भी पॉइंट पे अपना लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें हम जहाँ पे 0 डिग्री जहाँ पे प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर मिलता है इसको बोलते हैं नल पॉइंट। ये नल पॉइंट अटलांटिक ओशन के अंदर गिरता है, अफ्रीकन कोस्ट के अंदर, और ये ऐसा सिंबॉलिक कुछ नहीं है, लेकिन आपसे अगर पूछा जा सकता है कि नल पॉइंट क्या है तो आप बता देंगे कि जहाँ पे इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन जो है वो क्रॉस होती है। तो ये था हमारा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। अगर हम अभी हम डिस्कस करते हैं कि हम इस पूरी लेक्चर सीरीज को किस तरीके से अप्रोच करेंगे, तो सबसे पहले हम सारे कॉन्टिनेंट्स की स्टडी करेंगे। जो हमारे पूरे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। उनकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, कितनी कंट्रीज हैं उनमें, उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, उनके आसपास कौन सी वाटर बॉडीज हैं, वो कहाँ पे लोकेटेड हैं। देन वी विल कम टू द फिजिकल फीचर्स, जिसके अंदर हम डेजर्ट्स स्टडी करेंगे, प्लेट्यूज स्टडी करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन रेंजेस स्टडी करेंगे, हम ओशन करंट स्टडी करेंगे,
तो इस तरीके से जितने भी इम्पॉर्टेंट फीचर्स वर्ल्ड मैप पे आप कहीं पे भी पढ़ सकते हो या जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सब के सब हम इस पूरी लेक्चर सीरीज में कवर करेंगे। एंड अगेन आई आस्क यू कि आप जब भी ये सीरीज सुनने बैठे हैं तो प्लीज़ अपनी नोटबुक लेके बैठिए ताकि आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर सकें, और जब आप अगला लेक्चर देखें तो उससे पहले आप अपने प्रीवियस लेक्चर का एक बार रिवाइज कर लेना। तो दिस वाज अवर लेक्चर नंबर 1। अभी के लिए इतना ही। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम एशिया कॉन्टिनेंट का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।